नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांग्लादेश में अराजकता पर बांग्लादेश सरकार को विफल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि समय रहकर इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सकता था, लेकिन यह सरकार की कमी थी जिसकी वजह से ऐसी दुखद घटनाएं देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है और वहां की सरकार सब कुछ सामान्य करने में जुटी है, लेकिन इतनी सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पीड़ा और अपनी चिंता जाहिर की। तो बांग्लादेश की वह घटना किसी से छुपी नहीं है। पूरे वैश्विक स्तर पर उसका एक अलग असर देखा जा सकता है। जिस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां कुर्सी छोड़नी पड़ी और कुर्सी ही नहीं, यहां तक कि देश से भी पलायन करना पड़ा। उसके बाद वहां लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर पूरे विश्व की निगाहें हैं और इसी को लेकर सब अपनी अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वहां जो अराजक स्थिति मौजूदा हालात में बनी हुई है उस पर कैसे लगाम लगाया जा सके, इसके ऊपर मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट अभी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चिंता जाहिर की है बांग्लादेश के मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार यदि समय रहते इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेती तो शायद ऐसी घड़ी नहीं आती जब ये सब चीज़ देखना पड़ता। उन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार की यह विफलता रही, समय पर वह एक्ट नहीं कर पाई, जिसके चलते वहाँ पर अल्पसंख्यक, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी तौर पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है और उनके ऊपर सितम ढाया जा रहा है। ऐसे में इसका क्या निराकरण होगा, इस पर सोचने की सबको जरूरत है। सहयोगी योगेश सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। जी योगेश, आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी चिंता जाहिर कर ही दी, जो हर भारतीय के मन में मौजूदा दौर में बनी हुई है। बांग्लादेश हमारा एक अच्छा मित्र हुआ करता था, लेकिन वहां के राजनीतिक उठापटक के बाद मौजूदा स्थिति काफी बदतर है। हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह टिप्पणी करना और उनका यह चिंता जाहिर करना क्या बताता है, इसके अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, इस समय अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा विषय जो है उत्तराखंड में बना हुआ है। सब लोग काफी चिंता में हैं कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है। और वही बात जब हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछी कि सर आप क्या सोचते हैं इस बात में, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ व्यवहार बहुत गलत हो रहा है, तो उनका सीधा तौर पर कहना था कि ये बिल्कुल सही नहीं है, इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान अपने आप में बहुत ज्यादा एक मजबूत बयान माना जाए, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो एक हिंदू बाहुल्य प्रदेश है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो जितना भी प्रतिशत यहाँ पर मुस्लिम है वो बहुत ही अच्छे से रहता है, कोई परेशानी नहीं है। इसको देखते हुए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह की शांति है तो पूरे हर जगह इस तरह की शांति जो है वो होनी चाहिए। चलिए, तो उन्होंने मतलब सोशल इशू को एड्रेस करते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की। आप हमारे साथ बने रहिएगा योगेश, हम आपके पास दोबारा जुड़ेंगे। उत्तराखंड में महिला अपराधों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक ओर जहां इस मामले पर कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं सरकार की ओर से इस पर कांग्रेस के शासनकाल में अपराधों की संख्या अधिक होने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से महिला अपराध में लगातार इजाफा हुआ है और कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में महिला अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं महिला अपराधों पर कांग्रेस के दिए गए बयानों को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि कांग्रेस को 2017 से पहले का समय देखना चाहिए, जब सबसे सुरक्षित स्थान नारी निकेतन में मूक बधिर महिलाओं के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस वक्त प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर कोई घटना हो भी रही है तो त्वरित कार्रवाई सरकार की पहली प्राथमिकता है।
अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर सरकार हर संभव प्रयास करती है। कांग्रेस को कुछ आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। पिछले दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मसूरी शहर की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसका संज्ञान लिया और स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तय समय पर कार्य पूर्ण करने के साथ ही गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। बताते चले कि विगत दिनों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मसूरी के पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट पुस्ते का एक बड़ा भाग टूटकर सड़क पर आ गया था। वहीं शहर के मुख्य लंढोर बाजार को जाने वाली मुख्य मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जहां पर अभी भी आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा के बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि भूस्खलन से संबंधित चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाए और सभी अधिकारी आपदा की चुनौतियों का आपसी समन्वय के साथ सामना करें। आपदा प्रभावितों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक के बाद प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में फिलहाल स्थिति सामान्य है और जिन जिन जगहों पर भूस्खलन और आपदा की स्थिति है, वहां पर स्थिति को दुरुस्त करने का तेजी से प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के पास भूस्खलन की घटना पर उन्होंने कहा कि 2003 में वहां पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई थी। उसके बाद वहां पर ट्रीटमेंट का काम किया गया था। जिस जगह पर ट्रीटमेंट हुआ उसे अलग जगह पर भूस्खलन की घटना फिर से सामने आई है। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि वहां पर एक्सपर्ट्स की टीम भेजी जाए और इस स्थिति को लेकर और ज्यादा तेज कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि उसके बाद वहां पर हर संभव सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। दानदाता को ही पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा है कि 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां है उस पर कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि जांच शासन में है। गोदियाल ने कहा कि महाराज बताएं कि मंत्री से बड़ा कौन सा शासन होता है, क्योंकि मंत्री ही असल शासन करने वाला होता है। ऐसे में मंत्री को कैसे पूरे मामले की जानकारी नहीं है? साफ है कि पूरे मामले को छुपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी अध्यक्ष ने खुद दावा किया था कि केदारनाथ में सोना आ रहा है, उसकी सुरक्षा की भी मांग की थी। बाद में बीकेटीसी की ओर से गुमराह करने को कहा गया कि 23,000 ग्राम सोना है। सोना 1 सप्ताह में कैसे तांबा पीतल में परिवर्तित हो गया, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुलिस की ओर से किए गए कथित दुर्व्यवहार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है, इसको प्रकट किया। वहीं उन्होंने गांधी चौक पर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाले के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ धामी सरकार के इशारे पर पुलिस बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है। तो प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया, पुलिस प्रशासन का पुतला भी फूका, जमकर नारेबाजी की
और अपने अपने सवाल सरकार और प्रशासन के साफ रखे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ लगातार वहां की सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया करती है, वहां के पुलिस और प्रशासन के साथ पुलिस और प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और जब भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसके आवाज़ को दबाने की भरसक कोशिश की जाती है और इसको लेकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रोष है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उनकी बात करते हुए और उनका उल्लेख करते हुए साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है और कहा है कि इस तरह की स्थिति यदि बनी रहे तो वह आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तुर्की में सर्व समाज के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और सड़कों पर उतरे। रुड़की के नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई जन आक्रोश रैली मुख्य बाजार से होते हुए नगर निगम सिविल लाइन्स होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची और वहां उसका समापन हुआ। रैली में सर्व समाज से युवा, बुजुर्ग, महिलाओं ने हिस्सा लिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी ने एकजुट होकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हिंदू जाग चुका है और एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। साथ ही साथ कोलकाता में महिला डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना को लेकर भी कड़ा रोष जताते हुए सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी वहां मौजूद रही। तो कोलकाता में डॉक्टर की बेटी के साथ दरिंदगी को लेकर और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सर्व समाज के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी आवाज बुलंद की। सहयोगी वीरेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी वीरेंद्र, रुड़की में क्या एक मैसेजिंग देने की भी कोशिश की गई है सर्व समाज ग्रुप के तरफ से कि जो भी अत्याचार करने की कोशिश करेगा, शोषण करेगा या अपराध करेगा, उसके खिलाफ हमेशा से आवाज उठती आई है और उठती रहेगी। इस पूरे रैली के बारे में बताइए और ताजा अपडेट दीजिए। जी कुणाल, अगर बात की जाए रुड़की जन आक्रोश रैली जो नेहरू स्टेडियम से होती हुई एसडीएम चौक तक गई है, इसमें बड़े जन आक्रोश था। जो जनता थी, यहाँ की जो जनता, भोली भाली जनता थी, वो पहली बार इस प्रकार से रोड पर आई है। रोड पर आगे उन्होंने जो कोलकाता में दरिंदगी हुई थी बिटिया के साथ में, डॉक्टर बिटिया के साथ में, जो प्रशिक्षण डॉक्टर थी उसके साथ में जो दरिंदगी हुई थी, इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जिस प्रकार से ये दरिंदगी हुई है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बार बार ये हिंदुओं पर इसी प्रकार होता है और इसी प्रकार से होता है। इसमें सचिन गुप्ता, चरब जैन वगैरह जो बाकी जो बड़े दिग्गज नेता थे ये भी इसमें शामिल हुए। शामिल होने के बाद जो सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो महिलाओं का जो योगदान था ज्यादा था। उन्होंने कहा हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात इसकी, यहाँ को जो मैसेज देने के लिए रुड़की में मैसेज दिया है जनता ने कि जो कोई भी इस प्रकार की घटना करेगा उसे कोई भी किसी भी समूह का उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी कुणाल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। वहीं खटीमा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने नागरिक चिकित्सालय खटीमा का निरीक्षण किया। चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल में सभी सुविधाओं जैसे सीटी स्कैन, आईसीयू, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, ओपीडी, एनआईसीयू तमाम कई विभागों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मरीजों से बातचीत कर उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सीटी स्कैन मशीन कोरोना काल में मिली थी, जिसकी वारंटी अब खत्म हो रही थी और इसको संचालित करना मुश्किल हो रहा था। टेक्निकल कारण के कारण मशीन बंद पड़ी है और इसको जल्द ही वापस सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुशियों की सवारियां संचालित करने वाली 102 स्कीम, इसमें इस बार 70 लाभार्थियों को लाभ मिला। जो वाहन खराब पड़े हैं वो भी शीघ्र सुधार कर दिए जाएंगे। एक्सरे मशीन चालू है। जहां तक बात है आईसीयू की, जिसमें 11 बेड है, जिसमें पर्याप्त फिजिशियन और स्टाफ नहीं होने के कारण सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे थे, उसे 1 सप्ताह के भीतर कम से कम 5 बेड शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। तो मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने
तमाम विभागों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने हर विभाग के सिलसिलावार प्रोग्रेस की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी यूनिट्स में जो मशीनें हैं जो फिलहाल नहीं चल रही हैं उन्हें तत्काल चालू करने के आदेश दिए गए हैं और उन्हें जल्द ही ठीक करके चालू कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जितने भी आईसीयू बेड्स हैं जो फिजिशियंस और डॉक्टर्स की कमी, नर्सेस की कमी की वजह से नहीं ऑपरेट हो पा रहे हैं, उन्हें भी रिस्टोर करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी मशीनें बंद पड़ी हैं, मसलन सीटी स्कैन वगैरह जिसकी वारंटी सीज कर रही है, उसे भी फिर से रिन्यू करके आम जनता, आम लोगों के लिए चालू कर दिया जाएगा। वहीं राजधानी देहरादून में परिवहन विभाग रैपिडो पर अब सख्ती करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार परिवहन विभाग को यह सूचनाएं मिल रही थी कि रैपिडो बिना लाइसेंस के ही पूरे शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर सर्विस दे रहा है। लेकिन रैपिडो की तरफ से कोई भी लाइसेंस नहीं लिया गया है और इतना ही नहीं, प्राइवेट नंबर पर भी रैपिडो का काम किया जा रहा है, जिस पर अब परिवहन विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में परिवहन विभाग ने रैपिडो के खिलाफ अभियान चलाते हुए रैपिडो को एक नोटिस जारी किया है और उससे लाइसेंस न लेने का कारण पूछा है। इसके साथ ही परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि हाल ही में हमने पूरे देहरादून के अंदर एक रैपिडो के खिलाफ अभियान छेड़ा है, जिसमें जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है और लगभग 36 वाहन जिनमें बाइक्स शामिल हैं उन्हें सीज किया गया है। राजस्व परिषद उत्तराखंड में एक सीनियर अधिवक्ता से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं ने एसएसपी देहरादून से मिलकर इस मामले में शिकायत की है और उचित कार्रवाई की मांग भी की है। मामले के संबंध में बताते हुए एसएसपी देहरादून ने कहा कि अधिवक्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। जल्द ही दोनों अधिवक्ता अपनी बात रखेंगे, साथ ही किसी पक्ष की बात गलत साबित होने पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। तस्वीरों के आप माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे अधिवक्ता एक दूसरे से लड़ाई करते हुए और भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर अधिवक्ताओं ने उचित फोरम यानी एसएसपी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी ने भी इसे अपने संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच करने की बात कही है, दोनों पक्षों को बुलाया है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। एसएसपी देहरादून की सटीक रणनीति से पंजाब के शातिर अपराधी दून पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन लूट तथा वाहन चोरी की 3 अलग अलग घटनाओं का दून पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। घटनाओं को अंजाम देने वाले पंजाब के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से चोरी की हुई मोटरसाइकिल, स्कूटी तथा बुजुर्ग महिला से लूटी गई चेन भी बरामद कर ली गई है। घटनाओं को अंजाम देने के बाद ये अभियुक्त पंजाब भागने की फिराक में थे। तो आखिरकार ये 2 शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ी गए। लगातार देहरादून में इन्होंने आतंक मचा रखा था। कभी किसी महिला से चेन लूट लेते थे तो कभी कई अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और उसके बाद यह ताक में थे कि कैसे वहां से निकलकर पंजाब भाग जाया जाए। लेकिन एसएसपी देहरादून ने एक खास रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत इन 2 शातिर बदमाशों को आखिरकार दबोच लिया गया और अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।